के बारे में, और जिस शासक के बारे में वो है आपके महाराणा प्रताप। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने ये पढ़ा है कि महाराणा प्रताप, जिनका जन्म जो है वो 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में हुआ है। कब? तो 1540 आ जाएगा या फिर डेट आ जाएगी। कहां पर हुआ है? तो कुंभलगढ़ किला आ जाएगा, नहीं आएगा तो कटारगढ़ आ जाएगा, वरना बादल में। ये तो हुई इनके जन्म की बात। इनके पिताजी का जो नाम है वो क्या है? उदय सिंह। माताजी का नाम क्या है? जयवंताबाई। जयवंताबाई किसकी पुत्री थी? पाली के अखिराज सोनगरा की पुत्री। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब होता है? 1572 के अंदर। 2 बार राज्याभिषेक होता है। पहली बार राज्याभिषेक होता है कहां पर? गोगुंदा। पहली बार कहां होता है? गोगुंदा में। और दूसरी बार कहां होता है? कुंभलगढ़ में। पहली बार जब राज्याभिषेक होता है उस समय कौन मौजूद होते हैं? राम शाह तंवर, जो कि ग्वालियर के हैं। दूसरी बार जब राज्याभिषेक होता है उस समय कौन आते हैं? तो याद रखिएगा, मारवाड़ के राव चंद्रसेन। ये बात। फिर हमने यहां पर एक बात पढ़ी है कि जब महाराणा प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक होता है गोगुंदा के अंदर, उसी समय राजमहलों में जो राज्याभिषेक है वो किसका होता है? जगमाल का। इस घटना को इतिहास में कहा गया है राजमहलों की क्रांति। आपको पूछा जाए राजमहलों की क्रांति से तात्पर्य है, तो आपको बताना है महाराणा प्रताप का गोगुंदा में राज्याभिषेक होना क्या कहलाता है? राजमहलों की क्रांति। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, मेवाड़ में राजमहलों की क्रांति से तात्पर्य है महाराणा प्रताप का गोगुंदा में राज्याभिषेक होना क्या है? राजमहलों की क्रांति। ये पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि ये जो जगमाल है ये कहां चला गया? अकबर के पास। और अकबर ने जगमाल को कौन सी जागीर दी थी? जहाजपुर, जो कि भीलवाड़ा वर्तमान जिला है, शाहपुरा, जो भी हो, जहाजपुर आप याद रखना। उधर से जगमाल अकबर के पास। फिर हमने पढ़ा कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के प्रयास से शिष्टमंडल के रूप में 4 लोगों को भेजा गया था, जिसमें सबसे पहले जिसे भेजा वो कौन है? जलाल खां कोरची। फिर कौन गया था? मान सिंह। 3 नंबर पे कौन गया था? भगवंत दास। और नंबर 4 पर कौन था? टोडरमल। ये गए हैं किस रूप में? शिष्टमंडल के रूप में, दूत के रूप में। जलाल खां कब गया था? 1572। कौन से माह में? नवंबर में। नवंबर ध्यान रखना ना, क्योंकि ऑप्शन में 4 में बहुत रहे। सितंबर 1572, अक्टूबर 1572, सितंबर 1572 ऐसे। और ये टोडरमल कब गया है? दिसंबर 1573। महीने भी याद रखना। तो ये 4 गए, लेकिन ये चारों क्या रहे? असफल। अकबर का उद्देश्य एक ही है, महाराणा प्रताप को इस कैद करने के चक्कर में ही अकबर ने महाराणा प्रताप से जो युद्ध किया वो कौन सा है? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ये सब आपको आता है। हल्दी घाटी युद्ध को कौन कौन सी संज्ञा दी? मैं नहीं पूछूंगा, इतने बड़े क्वेश्चन आपसे मैं नहीं पूछ सकता। मैं आपसे बिल्कुल मासूम से क्वेश्चन आपकी तरह जो है वो पूछूंगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में, पेज नहीं पलटना है, कॉपी में देखना भी नहीं, सामने देखना है इधर, बिल्कुल जैसे हल्दी घाटी यहां है, बिल्कुल सामने देखना है। और क्वेश्चन ये है कि प्रताप की हल्दी घाटी के युद्ध में जो चंदावल सेना थी, इसमें कौन कौन थे? आप में से कौन कौन बता सकते हैं? क्वेश्चन यही है। बाकी मेवाड़ की थर्मोपली, खमनोर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, गांवों का युद्ध, बादशाह बाग का युद्ध, हाथियों का युद्ध, वो सब है। क्वेश्चन अपने यहां से है। बताओ चंदावल दस्ते में कौन कौन थे? सिर्फ कॉल की लोगों ने पूछ लिया। यस। राणा पुंजा, पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता और चारण जैसा। 4 लोग। क्वेश्चन यही आता है कौन शामिल था और कौन नहीं था। और आजकल तो ऐसे कूट के हिसाब से आ गया, 6 नाम आ जाएंगे उसमें, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 4 5 ऐसे। तो ये तभी होगा जब सारे आएंगे। कई बार आपका जुगाड़ हो जाता है 1 2 में। हरावल सेना में कौन कौन थे? हकीम कांसूर, सारे चुंडावत इधर ही थे। मेन याद रखना है कौन? कृष्णदास चुंडावत। यस। राम सात अमर। यस। किशनदास। यस। और झाला बिंदार, झाला मान, एक नाम और, मान सिंह सोनगरा। यस। भीम सिंह डोडिया। ये सारे कौन थे इधर? हरावल। याद रख ले, वो मुगलों के हरावल और चंद्रावल से आएगा तो आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के बाद में हमने ये पढ़ा है कि अकबर आया है हल्दी घाटी देखने। हल्दी घाटी देखने आया। हल्दी घाटी के बाद में उदयपुर पर अधिकार किया। उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद किया। उदयपुर किसे सौंपा? जगन्नाथ को। इससे पहले अकबर ने जब चित्तौड़ जीता तो वो किसे सौंपा? आसफ खां को। ये 2 अलग अलग और अच्छे क्वेश्चन है। चित्तौड़ तो सौंपा है आसफ खां को, उदयपुर किसे सौंपा है? जगन्नाथ को। उसके बाद में अकबर डूंगरपुर गया है। डूंगरपुर का शासक कौन? आसकरण। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। फिर ये बांसवाड़ा गया। बांसवाड़ा के शासक कौन? प्रताप सिंह। उन्होंने भी अधीनता स्वीकार की। जिस समय ये हो रहा है ना, उस समय प्रतापगढ़ रियासत नहीं है। प्रतापगढ़ की स्थापना कब हुई है वैसे? मैं पूछूंगा, अरे मैं जिससे पूछूं वही बताए। प्रतापगढ़ की स्थापना कब हुई है? तो सबको पता है उसमें क्या है। यस। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ हमारे राजस्थान का 33वां जिला भी बना है। कब प्रतापगढ़ की स्थापना हुई है? 1699 में।
लेकिन प्रतापगढ़ जिला बना है 2008 में। प्रतापगढ़ रियासत कब बनी है? वो तो एक घटना हो जाएगी जगत सिंह के समय, अभी तक बनी नहीं है। प्रतापगढ़ रियासत का गठन निम्न में से मेवाड़ के किस महाराणा के समय हुआ? ये लो कृष्ण आ गया क्या? ये लो बनी गया। अभी तक यहां मेवाड़ में 2 रियासतों की कमी है, अभी बनी नहीं है। एक प्रतापगढ़ नहीं बनी और एक शाहपुरा नहीं बनी है, वह बनेगी आगे चलकर। तो किसके समय बनेगी ये बनेगी जगत सिंह के समय। लेकिन कौन सा जगत सिंह? जगत सिंह भी तो 2 हुए ना, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट तो अकबर हल्दीघाटी आया, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उसके बाद में अकबर ने पूरा मुआवना किया मेवाड़ का, और मेवाड़ क्षेत्र को आप देखेंगे तो मेवाड़ जो है, अब देखिए अकबर यहां पर बांसवाड़ा का शासक प्रताप सिंह है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली है, तो ये एरिया भी अकबर का हो गया। डूंगरपुर जो है, यहां के शासक ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, ये भी एरिया अकबर की। इधर आप देखेंगे तो चित्तौड़गढ़ तो पहले ही अकबर ने जीत रखा है। किसके समय जीत लिया था? प्रताप के पिताजी जिनका नाम है उदय सिंह, उनके समय। अच्छा, इधर अभी हमने देखा उदयपुर भी जीत लिया गया है। इधर वाला पूरा एरिया किसके पास में है? अकबर के पास में। और इधर आप देखेंगे तो पहाड़ियों का जो भाग है, ये ऐसे जो फैला हुआ है, ये चित्तौड़गढ़, सॉरी इधर ये रहा, ये चित्तौड़गढ़, ये बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, ये उदयपुर, ये चित्तौड़गढ़। यहां पर ये पहाड़ियों का भाग रहा कौन सा? राजसमंद वाला इधर। तो अकबर ने मुआयना किया और प्रताप को कैद करने के लिए इस पूरे एरिया के अंदर 4 थाने स्थापित किए थे। कितने? 4। कौन कौन से? देवल, देबारी, देशुरी और दिवेर। 4 थाने, देवल, देसुरी, देबारी और दिवेर। फिर इन 4 थानों में से हमने देखा कि महाराणा प्रताप को भामाशाह की सहायता मिलती है, इसीलिए महाराणा प्रताप इन 4 चौकियों में से एक चौकी पर हमला करते हैं, जिसे हमने पढ़ा है 1582 के अंदर एक युद्ध जिसका नाम क्या है? दिवेर का युद्ध। और इसी दिवेर के युद्ध से महाराणा प्रताप के जीवन में विजयों की क्या मानी गई है? शुरुआत। इसीलिए महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक जिस युद्ध को कहते हैं वो तो कौन सा है? लेकिन महाराणा प्रताप के जीवन का प्रसिद्ध युद्ध कौन सा है? हल्दीघाटी। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। कहां तक लिखा था हमने? अंतिम, यहां तक तो पहुंच गए थे, बस गौरव का प्रतीक आ गया। तो जहां तक लिखा उसके जस्ट अगली लाइन से लिखो, कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो काम का है ना। जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट अगली लाइन से क्या कुछ हेडिंग डाल ली क्या आपने? हाँ, पढ़ा देंगे, अभी तो आधा हुआ है, पढ़ा देंगे, घुमाएंगे कभी रूटीन वापस। तो जहां तक आप लिखा ना उसके जस्ट अगली लाइन लिख लो और फिर एक नई शुरुआत करेंगे। अगली लाइन से बस इतना सा लिखना था, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर युद्ध को क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन, या मैराथन एक ही बात है, सही शब्द मैराथन। ठीक है, आरएसएस बोर्ड ऐसा ही देगा, ऐसा ही नाम लिखा हुआ। लिख लिया ना? लिख लिया। अब देखिए वापस, हमने ये पढ़ा है कि 1576 के अंदर हल्दीघाटी हुआ था, 1577 के अंदर कुंभलगढ़ पर आक्रमण हुआ, 1578 के अंदर कुंभलगढ़ जीत लिया गया, एक बार फिर कुंभलगढ़ पर आक्रमण हुआ, और 1580 के अंदर एक बंदे को अकबर द्वारा भेजा गया। हालांकि 1576 के अंदर आप देखेंगे तो प्रताप के खिलाफ भेजा है किसको? मान सिंह को पूर्णतः सेना देकर युद्ध लड़ा गया है हल्दीघाटी। 1577 के अंदर जो बंदा प्रताप का पीछा करते हुए आ रहा है, अकबर द्वारा भेजा गया है, उसका नाम है शाहबाज खां। वो 3 बार आता है लगातार। इसमें घटना याद रखनी है 1578 की, क्योंकि कुंभलगढ़ जो किला है उसको जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति है जिसका नाम क्या है? शाहबाज खां। वरना ये भी राजस्थान का बिल्कुल लोहागढ़ किले की तरह क्या होता? अजीत दुर्ग। एक ही तो है अजीत दुर्ग, कौन सा? लोहागढ़। और वरना ये भी होता, लेकिन जीत लिया गया। 1580 के अंदर एक बंदे को और भेजा गया है जिसका नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान ने खाना। लेकिन हमने पढ़ा कि अमर सिंह फर्स्ट द्वारा इसका जो परिवार था शेरपुर गांव के अंदर कैद कर दिया गया, प्रताप के कहने पर वापस रिहा हुआ। इसके बाद में हमने देखा कि अकबर की जो 4 चौकियां हैं उनमें से एक चौकी जीतते हैं कौन? महाराणा प्रताप। और 1582 में युद्ध होता है कौन सा? दिवेर। ये सब क्रम से हो रहा है। अब दिवेर के युद्ध के बाद क्या है? दिवेर के युद्ध के बाद की बात है वो लिखिएगा आप अगली लाइन से, 1584। 1584 में क्या बात है? अकबर द्वारा प्रताप के खिलाफ भेजा गया अंतिम अभियान। अकबर द्वारा प्रताप के खिलाफ बहुत सारे लोगों को भेजा गया है, लेकिन अब ये जो भेजा जा रहा है ये क्या है? अंतिम। यानी कि आप जब पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं इस प्रकार से कि 1572 से लेकर 1584 तक अकबर ने प्रताप के खिलाफ जिन जिन लोगों को भेजा है उसमें नाम है झलाल खां, मान सिंह,
भगवंत दास, टोडरमल, शाहबाज खां, अब्दुल रहीम खान ए खाना, और अब जिसको भेजा जा रहा है वो कौन है? जगन्नाथ कछावा। जगन्नाथ कछावा को 1584 के अंदर, खान ए खाना को 1500, शाहबाज खां को 3 बार भेजा गया है, 77, 78 और 79 के अंदर। टोडरमल कब आ रहा है? 1573 में। ये दोनों भी कब आ रहे हैं? 1573 में, और ये 1572 में। इस बीच एक नाम आप याद रखेंगे, वो है यहां पर मानसिंह, जो कि हल्दी घाटी 1576 में। तो अकबर द्वारा प्रताप के खिलाफ जिन जिन लोगों को भेजा गया वो ये है। क्वेश्चन जब आता है तो पर्सन स्पष्ट लिखता है वो कि अकबर द्वारा प्रताप के खिलाफ भेजे गए शिष्ट मंडलों का सही क्रम है। शिष्ट मंडल पूछ रहा है, इसका मतलब ये 4 है। और वो प्रश्न में आपको ऐसे भी पूछेगा कि अकबर द्वारा प्रताप के खिलाफ भेजा गया अंतिम शिष्ट मंडल के रूप में कौन था, तो आपको ये नहीं करना है। शिष्ट मंडल की बात हो रही है, मतलब बात केवल इन 4 की है, वो तो अंतिम में कौन गया। लेकिन जब आपको पूछा जाए कि अकबर द्वारा प्रताप के खिलाफ भेजा गया अंतिम अभियान के रूप में कौन था, जगन्नाथ कछावा। हालांकि क्वेश्चन केवल यही पूछे गए हैं जो भी आपको बताए। ऐसा कभी नहीं पूछा है कि इनमें से मानसिंह नाम दे दिया, इनमें से शाहबाज खान नाम दे दिया, खान ए खाना का दे दिया और जगन्नाथ कछावा का, और कह दिया निम्न में से अकबर द्वारा भेजे गए इन अभियानों का सही क्रम बताइए। तो आपको ध्यान रखना कि मानसिंह 73 में भी आया, और कब आया था? शाहबाज खां 3 बार आया है लगातार। उसके बाद में 80 में कौन आया है, और अंत में कौन है? तो ये अंतिम अभियान के रूप में है। अंतिम शिष्ट मंडल के रूप में तो कौन आया था? टोडरमल। समझ रहे ना? समझ आप ये रहे हैं कि इन 4 जो शिष्ट मंडल है ना, ये कोई सेना लेकर नहीं आए थे, ये तो केवल प्रताप से मिलने आए थे, बाकी सारे लड़ने आए हैं। क्या जाओ, समझ गया? ठीक है। आरएसएस भी बोर्ड इतने ही नजदीक जाके वापस आ जाता है, ऐसी धीरे से क्वेश्चन पूछ के वापस आ जाता है, बस इसी का ध्यान रखना। तो अकबर द्वारा प्रताप के खिलाफ भेजा गया अंतिम अभियान जो है वो किस रूप में है, कौन है? तो याद रखिएगा वो है आपके जगन्नाथ कछावा। लिख लीजिएगा। ये भी क्या रहा था? असफल। सारे ये सफल हुए हैं जी, असफल। और इसी जगन्नाथ कछावा की 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। कहां पर? इसी बंदे की 32 खंभों की छतरी कहां पर है? मांडल है या मांडलगढ़ है? मांडलगढ़। कल ही तो बताया था। ये कौन सा है? ये मांडल है, मांडलगढ़ नहीं है। इसी में याद रखना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मांडलगढ़ में किसकी छतरी है? सांगा की। बना क्या है ना, सांगा का चबूतरा कहां पर है? बसवा दोसा। और छतरी कहां है? मांडलगढ़ में। और ये कहां पर है? मांडल में। बस सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है। अच्छा, मांडल का एक नृत्य भी प्रसिद्ध है, कौन सा? शाबाश। और तांत्या टोपे सबसे पहली बार कहां आए थे? मांडल। और कर्नल जेम्स टोड कहां आए पहली बार? मांडलगढ़। तो याद रखिएगा 32 खंभों की छतरी है। तो ये अंतिम अभियान के रूप में याद रखिएगा, कौन? जगन्नाथ कछावा। अब इसके बाद में अगली बात लिख लीजिए 1585 की। 1585 में क्या हुआ? 1585 के अंदर याद रखिएगा महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को पराजित करते हुए चावंड पर अधिकार कर लिया था। चावंड स्थान जो वर्तमान के अंदर कहां है? सलूंबर में आता है, पहले उदयपुर का ही भाग था। 1585 के अंदर लिखो, प्रताप ने लूणा चावंडिया को पराजित किया, वे चावंड को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया, चावंड को अपनी राजधानी बनाया। देखो ये क्वेश्चन आए तो ठीक है, अच्छी बात है आपकी, पर क्वेश्चन तो ये आ जाएगा ना, प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया, उससे पहले राजधानी कौन सी थी? वजह से आता है कि चौहानों, अजयराज चौहान ने अजमेर को राजधानी बनाया, उससे पहले चौहानों की राजधानी कौन सी थी? संभर। सेम क्वेश्चन यहां से भी तो बन सकता है। अच्छा, 4 नाम देकर वो पूछ लेगा महाराणा प्रताप की राजधानियों का सही क्रम बताइए। महाराणा प्रताप का जब राज्य अभिषेक हुआ था तब इन्होंने किसे अपनी राजधानी बनाया था? नहीं, ये आपको बताया भी नहीं है ना, तो आप क्यों बताएंगे? अब सारी कहानी बताएंगे यहां। तो 1585 के अंदर महाराणा प्रताप की राजधानी बनी है, कौन सा स्थान? चावंड। लिख लिया? अब केवल बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब कुछ स्थान जो सबसे खास, सबसे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। लिख लिया ना सभी ने? वो तो अन्य लिखा है तो बोल देना, लिख लिया सभी ने? ओके, अब बोर्ड पर ध्यान दो। तो फिर अब क्या लिख रहे हो? अब बोर्ड पर ध्यान दो।
महाराणा प्रताप से संबंधित स्थल, संबंधित स्थल। देखो कौन कौन सी स्थल है, कौन कौन सी बात है। स्थल है गोगुंदा, एक तो ये। दूसरा स्थल है कुंभलगढ़। तीसरा स्थल है आवरगढ़। हाँ सही है। फिर चौथा स्थल है मायरा। और पांचवा जो स्थल है वो है आपके चावंड। ये पांच स्थल इनसे खास है। क्वेश्चन है, निम्न में से वह स्थल जो महाराणा प्रताप की राजधानी के रूप में नहीं रहा। पांच ऑप्शन है। मायरा नहीं रहा, मायरो भरी दिया। सही है, शाबाश। जैसे भी आप मतलब आपने जो टिप्पा लगाया वो सही गया। अच्छा पता भी था क्या? चलो शाबाश। क्वेश्चन है, चलो मायरा को छोड़ो, क्वेश्चन है, निम्न में से वह स्थल जो महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी के रूप में रहा है वो कौन सा? और मैं होशियार आपको लिखा हूं। क्वेश्चन है, निम्न में से वह स्थल जहां पर महाराणा प्रताप ने छापामार पद्धति के तहत अपने शस्त्र रखे थे। मतलब ऐसा आ जाए तो ये सेम ऑप्शन है। पांच, हाँ, पांच ऑप्शन है। मजे ही मजे हैं आपके, बताओ। हैं? ऐसे बताने से कुछ जरूरत नहीं। हैं? नहीं। वो कौन सा है? अब आपको जो कौन सा लग रहा है? माहिरा। वरना माहिरा क्यों लिखते? देखो गोगुंदा जो स्थान है आपको याद रखना है, गोगुंदा जो है ये प्रताप की प्रथम राजधानी रहा है। ठीक है। अच्छा गोगुंदा है कहां पर? ये भी तो कंफ्यूजन ही है एक। पहले ये बता दो आप फटाफट, शाबाश। गोगुंदा कहां है? उदयपुर। कुंभलगढ़ कहां है? आवरगढ़ कहां है? हाँ आवरगढ़ कहां है? उदयपुर। माया कहां है? उदयपुर। चावंड कहां है? पहले उदयपुर में था, अब कहां है? सलुम्बर। लिखिएगा प्रताप की प्रथम राजधानी गोगुंदा। ये ऐसे क्वेश्चन बड़े नहीं है कभी, है ना? मैंने ऐसे ही आपको डराया है, लेकिन डर अच्छा है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, आरएसएस बोर्ड ऐसे ही तो बनाएगा। कुंभलगढ़ जो है वो प्रताप की दूसरी राजधानी, प्रताप की दूसरी राजधानी। आवरगढ़ प्रताप की अस्थायी राजधानी। ये यूनिक सा क्वेश्चन है, पूछा नहीं है। प्रताप की अस्थायी राजधानी। कमलनाथ की पहाड़ियां है ना, कमलनाथ पर्वत पहाड़ी कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। उसकी ऊंचाई है कितनी? 1001 मीटर। उसी के पास में है ये आवरगढ़। मायरा, ये गोगुंदा की पहाड़ियां उसके पास में स्थल है जहां पर प्रताप द्वारा छापमार पद्धति के तहत अपना शस्त्रागार बनाया। और चावंड महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी। देखो प्रताप की राजधानी रही कैसे है? पहले गोगुंदा बनी, फिर कुंभलगढ़ बनी, फिर आवरगढ़ बनी, फिर कुंभलगढ़ बनी और फिर चावंड बनी। मतलब चावंड को राजधानी बनाने से पहले प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ थी। गोगुंदा, कुंभलगढ़, आवरगढ़, कुंभलगढ़, चावंड। क्या हुआ? गोगुंदा, कुंभलगढ़, आवरगढ़, कुंभलगढ़, चावंड। अरे बोलो, अरे गांव वालों बोलो। गोगुंदा, कुंभलगढ़, आवरगढ़, कुंभलगढ़, चावंड। ऐसा नहीं पूछा, लेकिन कभी पूछे तो ध्यान रखना। कुलियारी, हाँ बिल्कुल। महाराणा प्रताप का कुलियारी गांव से संबंध ये रहा है कि कुलियारी गांव के अंदर हल्दी घाटी युद्ध के बाद में उनका और घायल सैनिकों का इलाज किया गया था। उसके बाद में डायरेक्ट वो कुंभलगढ़ चले गए थे। तो ये स्थान महाराणा प्रताप से संबंधित आपको ध्यान रखने हैं। महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम राजधानी के रूप में जिस स्थान को चुना है वो है चावंड। बस यही रह रहे, चावंड में। कभी ऐसा आ जाए, यहां देखो क्वेश्चन,
महाराणा प्रताप वे मुगलों के मध्य मुठभेड़ हुई है। ऑप्शन सारे। हाँ, ये क्वेश्चन मजेदार है। प्रताप और मुगलों की मुठभेड़ हुई है, ये 5 ऑप्शन है, कौन सा होगा? गोगुंदा। सिंपल सी बात है, अब्दुल कादिर बदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या बताया है? गोगुंदा का युद्ध। तो गोगुंदा। ठीक है, आपको बात सोचनी है। एग्जाम में कैसे भी पूछ लेगा, आपने जो पढ़ा है ना उसी में से पूछेगा, बस वो घुमा देगा, तरीका चेंज कर देगा। बाकी कुंभलगढ़ में कभी सामना हुआ नहीं, आवरगढ़ कभी आया नहीं, माया वो जानते नहीं थे, और चावड़ तो प्रताप ने जीता है। चलिए कंप्लीट, ये लिख लिया। आगे चले। अब हम आते हैं अंतिम समय में। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, उसके बाद में फिर ये स्थान आपको बता दिए, कहीं बीच में ना लिखा कर एक साथ में लिखा दिए। ठीक है, अब लिखिए महाराणा प्रताप द्वारा चावंड में एक मंदिर बनाया गया। कौन सी माता का? चामुंडा माता। क्योंकि महाराणा प्रताप की आराध्य देवी कौन थी? जैसे महाराणा कुंभा के आराध्य देव कौन है? विष्णु। इसलिए तो विजय स्तंभ विक्ट्री टावर बनाकर किसको समर्पित करते हैं? चामुंडा माता का मंदिर बनाया गया। चामुंडा माता का मंदिर प्रताप की आराध्य देवी है। कुलदेवी तो आप सब जानते हैं कौन? बाण माता है भाई। मेवाड़ के शासकों की कुलदेवी कौन? बाण माता। बाण सॉरी, कुलदेवी जो होती है वो चॉइस की नहीं कर सकते आप, आराध्य देवी आपके चॉइस की होती है। इष्ट देवी, ये आराध्य देवी ही इष्ट देवी होती है। धनिया थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो कैसा है? अरे ऐसे आप पे बहुत सारी शक्तियां हैं। अगली बात, अब लिख लीजिए महाराणा प्रताप की मृत्यु। और महाराणा प्रताप की मृत्यु किस दिन हुई? डेट बताएंगे तो और आनंद आ जाएगा। शाबाश। 19 जनवरी, 19 जनवरी 1557। कहां पर हुई? चावंड। चावंड जो वर्तमान सलूम्बर, सलूम्बर चावंड के पास कौन सा बांध है? केजड़ बांध। और इसी केजड़ बांध के पास महाराणा प्रताप की क्या बनी हुई है? महाराणा प्रताप की छतरी। हाँ बिल्कुल, कितने खंभों की है? 8 खंभों की। किसने बनाई है ये? निर्माण जो है वो किसने करवाया है? महाराणा अमर सिंह। अब महाराणा हो जाएगा जी, तो पिताजी चालता रही है तो अब नहीं बचा। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। हाँ? तो केजड़ बांध के पास चावंड सलूम्बर, और इसके पास में स्थान भी है वैसे, कौन सा? यहाँ एक और स्थान है छोटा सा, बाडोली। याद रखना, क्वेश्चन चावंड ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में कौन सा था? बाडोली। एक तो बाडोली के शिव मंदिर है कहां पर? चित्तौड़गढ़ रावत भाटा वाले भाग में। एक ये बाडोली, यहां लिख लेना, कोष्टक में यहां डाल देना ना, बाडोली। एक बार चावंड ऑप्शन में नहीं आया था, बाडोली ऑप्शन में था। एक तो बाडोली वो है, बाडोली के शिव मंदिर चित्तौड़गढ़, और एक यहां पर है ये। लिख लिया। अब लिख लीजिए महाराणा प्रताप के स्मारक। महाराणा प्रताप के स्मारक 3 स्मारक हैं। कहां कहां है 3? फतेह सागर, झील, उदयपुर, हल्दी घाटी, राजसमंद, और 3 पुष्कर। फतेह सागर झील के किनारे उदयपुर, एक हल्दी घाटी राजसमंद, और एक है आपके पुष्कर अजमेर।
अब यहां पर हम एक बात और लिख लेते हैं, ना ना, अजमेर में चौहान है क्या? नहीं, ये किसी प्रोपरी राजा महाराजा ने, ये सरकार ने बनाया। जैसे फतेह सागर में तो अष्ट धातु निर्मित है। अभी जैसे महाराणा प्रताप की जयंती थी तो हमारे पूरे राजस्थान के अंदर 100 जगह प्रतिमा लगेगी, पिछले सरकार की घोषणा थी। और वैसे भी इस सरकार की क्या घोषणा है, महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट बनेगा, जिसके अंदर कौन कौन से स्थल हो गए, गोगुंदा, कुंभलगढ़, इनमें से दो, एक चावंड, एक चित्तौड़गढ़, एक उदयपुर। ये लिख लिया। अब है कुछ खास बात, अब लिखो, नोट लगा के लिखो। खास बात में पहली कि महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई, महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई तो महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर को किसने, तो याद रखिएगा दुर्सा आडा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, वो इसीलिए नहीं पूछे गए हैं कि आपसे क्या पूछेगा वो, तो ये पूछेगा वो। लिखो, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार, महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर को देने वाला कौन था, दुर्सा आडा। दुर्सा आडा जो है ये अकबर का दरबारी था, लेकिन बेबाक बोला करता था। अकबर के सामने ही महाराणा प्रताप की प्रशंसा किया करता था। अकबर को कहता था मैं क्यों बोले कि लेकिन हल्दी का टीम ठोकिया था जा, मतलब अब बात नहीं कि मतलब दरबारी जब प्रशंसा ही करी, सीधो सीधो कौन आदमी हो। अकबर के सामने कहते था तो सेना चाहे कितनी जो ठोकी जित पर, मतलब सीधो आदमी हो। इसीलिए इसे एक उपाधि है, कौन सी, इसे कहा गया है हिंदू राष्ट्र कवि की उपाधि है दुर्सा आडा को। इसीलिए क्वेश्चन आता है दुर्सा आडा की वह रचना जिसमें महाराणा प्रताप के शौर्य गाथाओं का उल्लेख है, निम्न में से है। ऑप्शन नंबर 1 स्वतंत्र भावनी, ऑप्शन नंबर 2 गिरतार भावनी, ऑप्शन नंबर सी विरुद्ध क्षेत्री, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। विरुद्ध क्षेत्री कौन सी है, विरुद्ध क्षेत्री। ये लिखिए, दुर्सा आडा कौन था, तो याद रख लेना ये अकबर का दरबारी था। यहां लिखो अगली लाइन से, दुर्सा आडा। इस दुर्सा आडा की धातु से निर्मित मूर्ति कहां लगी हुई है, थाने यदि दर्शन करना है तो अचलगढ़। अचलगढ़ कहां, शिरोई। दुर्सा आडा ने विरुद्ध क्षेत्री नामक ग्रंथ में प्रताप की शौर्य गाथा का उल्लेख किया, याद रखिएगा। हालांकि सर्वाधिक उपाधियों से जिसे नवाजा गया है वो कौन है, कुंभा 108। यहां पर तो नहीं, बट ये जरूर है, इंपॉर्टेंट है दुर्सा आडा की बात। अगली बात, प्रताप के दरबारी, जैसे एक तो नाम आप याद रखिएगा कौन, चक्रपाणी मिश्र। ये इनका पंडित भी था ना, पंडित भी था, ज्योतिष भी था, ये दरबारी भी है, और इनके बारे में पता ही आपको। इनकी 3 रचना याद रखिएगा, हालांकि 2 तो सबसे खास है, एक तो है मुहूर्त माला, एक है राज्य अभिषेक। ये 2 ही पूछी गई है, लेकिन एक और थोड़ी सी खास है, वो है विश्व वल्लभ, क्योंकि राजवल्लभ तो किसकी रचना है, इसीलिए वो पूछेगा। राजवल्लभ किसकी है, मंडन की। राजवल्लभ मंडन की है, विश्व वल्लभ किसकी है, चक्रपाणी मिश्र की। दूसरा है जीवधर, इसकी रचना है अमर सागर। ये 2 थोड़ी सी रचनाएं आप याद रख लें। अब एक क्वेश्चन जो आरएसएसबी बोर्ड ने ही पूछा था, इसने एक क्वेश्चन पूछा जो सेम डिटो फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया पिछली बार, वही सेम उठा के पूछ लिया, ये क्या है। तो अब वो एक तरीके का क्वेश्चन था जो यूनिक तरीके से लगा। अभी तक हमने जो पढ़ा है इसी में से वो क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि महाराणा प्रताप की चावंड जो राजधानी है वो कितने वर्षों तक रही। अब ये अलग से लिखाने की आवश्यकता नहीं होती है,
ये विद्यार्थी को स्वयं सोचना होता है कि लूणा चावंडिया को पराजित किया 1585 में और चावंड को राजधानी बनाया और प्रताप की मृत्यु 1597 में हो गई। मतलब कितने वर्षों तक रही? ये तो अब जहन में आया है। मतलब आया क्या है, ये तो शुरू से ही था, लेकिन स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया। वो जब एग्जाम ने पूछा तो अब थोड़ा स्पष्ट रूप से बताने लगे। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चनों की भी चर्चा कर देता हूं जो आपके जहन में यदि नहीं आ रहे हैं तो वो आने चाहिए। अब देखो, एक बार लिखना नहीं है, ये सब कुछ आपको लिखा दिया है। अब जितनी भी मैं बात करूंगा वो सब कुछ आपको लिखा रखा है, बस आपका स्वयं विवेक है कि आप वो कितने समय में पहचान पाते हैं। जैसे महाराणा प्रताप की यदि हम बात करें तो वो बात होती है इनके जन्म से लेकर, जन्म 1540 में है और मृत्यु जो है वो इनकी 1597 में है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ गया कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कितनी आयु में हुई थी। अब लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये पता होना चाहिए कि जन्म लिखाया है। सर बाप अगला लिखा हुआ है, सर सगळे लिखा हुआ है, जितना टीचर पढ़ावे ना बस सगळे लिखा हुआ है, लेकिन एग्जामिनर वैसा पूछता नहीं है ना आजकल। अब पूछ लियो जरूरत है, थोड़ी क्या हो गया, मान लिखा सर प्रताप लेती उम्र, तो वो लिखा रखा है 40 से लेकर कितने वर्ष। दूसरी बात, महाराणा प्रताप का जो राज्य अभिषेक हुआ है वो कब हुआ है? 1572 में। अब क्वेश्चन आ जाएगा महाराणा प्रताप कितनी आयु में राजा बने, तो कितनी आयु हो गई देख लो, 40 में जन्म है और 72 बने, कितनी हो गई? आया नहीं है, लेकिन जब वो पूछ सकता है तो ये पूछ लेगा। प्रताप के जीवन का प्रसिद्ध जो युद्ध हुआ है वो 1576 के अंदर कौन सा हुआ है? हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप के राज्य अभिषेक के कितने वर्षों के बाद में हल्दी घाटी लड़ा गया? मतलब ऐसा बन सकता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप की आयु कितनी थी? मतलब ऐसा भी बन जाएगा, जब बनी रहा है तो सारी बना देते हैं, ऐसा बन सकता है। ठीक है। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में जिस युद्ध से विजय की शुरुआत की है वो दिवेर है, कितनी आयु में लड़ा गया? हल्दी घाटी के कितने वर्षों के बाद में दिवेर की लड़ाई हुई थी? जैसे भी बन सकता है, जैसे भी हो। राज्य अभिषेक के कितने वर्षों के बाद में दिवेर लड़ा गया? हल्दी घाटी के कितने बाद लड़ा? कैसे भी हो सकता है। जन्म के कितने वर्ष बाद दिवेर लड़ा? ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे भी कनेक्ट करेगा। और प्रताप ने 1585 के अंदर राजधानी के रूप में विकसित किया किसको? चावंड को। तो ये यहां से पूछा गया था कि चावंड राजधानी कितने वर्षों तक रही थी? 12। तो हो सकता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के कितने वर्षों के बाद में प्रताप ने चावंड को जीता था। जैसे भी हो, तो कैसे भी पूछ लेगा, उसको पूछना है। समझ गए ना आप? यस। राज्य अभिषेक होने के बाद में चावंड को राजधानी कितने वर्षों के बाद में बनाया था, ऐसे भी पूछ लेगा, तो कैसे भी पूछ लेगा। ठीक है। तो जैसे भी पूछे, बस इतना याद रखना है कि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में चित्तौड़ को छोड़कर सब जीत लिया था वापस। कौन सा नहीं जीत पाए थे? चित्तौड़, बस। तो यहां तक आपने लिख लिया। अब इसके बाद में वो चावंड वाली बात थोड़ी सी देख लेते हैं। बोर्ड पर देखो आप, केवल बोर्ड पर देखना आप, ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिए वापस। मेवाड़ की राजधानी जिसका नाम है चावंड, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मेवाड़ की प्रथम राजधानी बनी थी नागदा। किसने बनाई थी? बप्पा रावल ने। नागदा के बाद में अलट ने बनाई थी किसको? जेतर सिंह ने बनाई थी किसको? चित्तौड़ को। कुंभा ने किसे बनाया था? उदय सिंह ने उदयपुर को। और प्रताप आपके बना ही रहा है। तो यहां पर मेवाड़ की जिस राजधानी की हम चर्चा कर रहे हैं वो कौन सी है? चावंड। चावंड जो है वो मेवाड़ की राजधानी बनी है 1585 के अंदर प्रताप द्वारा, और ये रहेगी जब तक संधि नहीं हो जाती प्रथम मुगल मेवाड़ तब तक। ये पूछा गया, आरपीसी द्वारा क्वेश्चन है। चावंड मेवाड़ की राजधानी कितने वर्षों तक रहा? तो उसमें 30 ऑप्शन में नहीं था। उसमें ऑप्शन था 28। 30 होता तो 30 करते, अब 30 के नजदीक कोई ऑप्शन भी नहीं था। और आपको पता है आजकल यही तो चल ही रहा है, वो पूछ ही नहीं रहा, आसपास का पूछ रहा है। अब कि बिसलपुर बांध कौन सी त्रिवेणी नदियों के संगम पर बना हुआ है? नहीं सॉरी, पास में बना हुआ है। अब वो तो अच्छा हुआ, भला हुआ के टोंक के अंदर जो ऑप्शन में थे उनमें से केवल एक त्रिवेणी संगम ऑप्शन में था। वो कौन सा था? बनास, डाई और खारी। उसने वो ऑप्शन दिया ही नहीं। एक और भी है, टोंक में 2 त्रिवेणी संगम है, एक तो बनास डाई खारी है, एक और कौन सा है? एक है बनास, मानसी और बांडी। वो तो ऑप्शन में ही दे दिया। वो दे देता तो फिर बस वो उसके नजदीक है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था। हाँ, उसने। तो चावंड राजधानी रहा है मेवाड़ की कितने वर्षों तक? 30। अब आपको जो भी है वो ऑप्शन में क्या रखा है वो करना है। ये जो राजधानी चावंड रही है ये 2 शासकों के समय की बात है। एक तो है महाराणा प्रताप की, और महाराणा प्रताप की ये जो राजधानी रही ये रही थी 1585 से लेकर 1500, यानी कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। और इसके बाद में ये राजधानी लगातार किसकी रहेगी? और ये रही है 1597 से लेकर 1615। कितने वर्ष? 18 वर्षों तक राजधानी रही है। किसकी? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की। ये लिख लीजिए और फिर हेडिंग डाल लीजिए, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। प्रताप की बात कंप्लीट। सर आप ऑफलाइन वालों की ज्यादा सुनते? अरे नहीं, ये ऑफलाइन वाले तो कहते हैं सर ऑनलाइन वालों की ज्यादा सुनते हैं। मैं आपकी प्रशंसा भी तो करता हूं, बाकी बेचारे ऑफलाइन वाले तो
और इसके बाद में फिर आप हेडिंग डाल लेना महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। तो अब तक जो मेवाड़ का इतिहास पढ़ा है ना हमने, वही था सबसे लेंथली। महाराणा प्रताप, कुंभा, सांगा, ये लेंथली वाले थे। अब तो बस, लेकिन बीच में एक बार फिर खड़ा होगा मेवाड़। कौन करेगा खड़ा उसको? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, जो औरंगजेब का विरोध करेंगे। मेवाड़ इतिहास में कितना कोर्स रह गया। किसी भी राजवंश का इतिहास पढ़ेंगे ना, तो हमें कहां तक जाना है? जब तक मैं आपको आजाद नहीं कर दूं, मतलब जैसे हम आजाद हुए वहां तक। तो अभी तक तो हम कहां तक पहुंचे हैं? 1597। हेडिंग डाली आपने महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, इनके कुछ कारनामे आप पढ़ के आए हैं। जैसे महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह द्वारा अपनी वीरता का प्रदर्शन निम्न में से कौन से युद्ध में किया गया था? दिवीर के युद्ध में। तो कुछ बातें आप पढ़ के आए हैं, जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ेंगे अब। तो इनका शासनकाल तो 1597 से लेकर कब तक है? 1620 तक। वो राजधानी है 1615 तक, तो वो क्या है? राजधानी है। इनकी मृत्यु 1620 के अंदर होगी, नौचौकी पहाड़ पर। कुछ बातें सबसे पहले इनके परिचय से लिख लेते हैं। इनके पिताजी का नाम महाराणा प्रताप, इनकी माता का नाम अजब दे पवार। इनका राज्याभिषेक 1597-54 में। अब बात आती है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, समकालीन की ना। समकालीन क्या होता है? देखो, तुलना तो डायरेक्ट मुगल काल से ही होगी। मुगल काल की हम बात करते हैं तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कई बार आप देखते हैं सिलेबस में आता है मुगल राजपूत संबंध, जैसे मतलब शिक्षक भर्तियों में है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर स्पेशल आता है कि मुगल राजपूत संबंध। तो बाबर जिस समय मुगल काल में है, उस समय मेवाड़ के अंदर कौन है? तो इनके मध्य जो संघर्ष होता है वो मुगल राजपूत, ठीक है। जिस समय हुमायूं है, उस समय मेवाड़ में कौन है? हाँ जी भाई, मेनली शासक की हम बात करते हैं तो कौन है? विक्रमादित्य। हालांकि रातु रतन सिंह भी है, लेकिन मेन कौन है? विक्रमादित्य। क्योंकि इस समय आपको पता हो तो विक्रमादित्य की जो मम्मी है, जिसका नाम है कर्मावती, उन्होंने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। अकबर जिस समय है, उस समय याद रखिएगा उदय सिंह भी है और कौन है? प्रताप। बाबर का जो टाइमिंग है वो कब है? 1526 से लेकर 30 तक। हुमायूं का टाइमिंग क्या है? 1530 से लेकर 40, और एक बार ये और बढ़ता है 1555 से 56। इनके बीच में शेरशाह सूरी और उनके वंशज आ जाते हैं। अकबर का जो टाइमिंग है वो कब से कब तक है? 1556 से लेकर 1605 तक। और जहांगीर का जो टाइमिंग है वो है 1605 से लेकर 27। अमर सिंह फर्स्ट का टाइमिंग है 1597 से लेकर 1620। यानी कि जिस समय अमर सिंह फर्स्ट मेवाड़ की गद्दी पर बैठ रहा है, उस समय मुगल बादशाह कौन है? अकबर। और जब तक 1620 में मृत्यु हो रही है, तब तक यहां कौन हो जाता है? इसका मतलब अमर सिंह फर्स्ट का जो टाइमिंग है वो किन दो मुगल बादशाह के समकालीन है? अकबर प्लस जहांगीर। लिखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि किसके समकालीन। अमर सिंह फर्स्ट, अकबर के समय की यदि कोई घटना रही है तो अकबर को ये समझ लीजिए कि ये दिखाना है, एक शक्ति प्रदर्शन मान सकते हैं आप इसको। ऐसा नहीं है कि अकबर ऐसा कतई सोचे कि प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ खत्म हो चुका है। इसलिए अमर सिंह फर्स्ट द्वारा एक टेलर दिखाया जाता है। कौन सा है वो? तो हेडिंग डालो उनटाला का युद्ध। हाँ, उनटाला किला है ना एक, कहां पर बना हुआ है? उदयपुर में। ऑप्शन नहीं है, उदयपुर ऑप्शन में आई नहीं था। कौन सा ऑप्शन में था? यस, वल्लभ नगर। वल्लभ नगर में कोई केंद्र भी है एक, वो भी आता है कई बार, भैंस का। ये लिख लिया सभी ने? अब इनके समय सबसे पहली घटना हम देखते हैं वो है कौन सा? उनटाला का युद्ध है इनके समय। और उनटाला का जो युद्ध है ये लड़ा गया है कब? 1600 ईस्वी। उनटाला का युद्ध कहां पर? तो ये उनटाला का किले की बात है। हमारे राजस्थान में ना एक उनटाला किला है, जो वल्लभ नगर उदयपुर में है। एक ऊंटगिरी का किला है, कहां पर है वो? ये तो उनटाला है, एक ऊंटगिरी का है। नहीं ऐसे बताना चाहते, बाकी ऐसे है मत लोड नहीं देना बिल्कुल भी, ऐसे ऊंटगिरी लोड देते हो नहीं, ये तो है लोड नहीं देना आवे तो ठीक है, वरना ठीक नहीं है। वल्लभ नगर उदयपुर, तो इस किले की बात है।
ये जो किला है, इस किले पर अधिकार है मुगलों का। बात क्या है वो देखो, इस पर किसका अधिकार है? मुगलों का अधिकार है। और मुगलों में इस समय इस किले के अंदर जो विराजमान है वो है अकबर का पुत्र, जिसका नाम है सलीम। सलीम जो आगे चलकर क्या बनेगा? जहांगीर। जहांगीर यहां है, लेकिन इस समय जहांगीर तो मुगल बादशाह है नहीं ना। इस समय कौन है? 1600 ईस्वी की बात है, अकबर है। अभी 1605 के अंदर मृत्यु होगी किसकी? अकबर की। तो मुगलों का अधिकार हो रखा है यहां, जहांगीर यही है। और बात चल रही है किसकी? ऊंटाला के किले की। तो इधर अमर सिंह फर्स्ट राजा बनते हैं। राजा बनेंगे तो कुछ स्थान जो महाराणा प्रताप नहीं जीत पाए उनको जीतना भी है। उसी क्रम में एक घटना देखने को मिलती है किसकी? ऊंटाला किले की। यहां इस युद्ध के अंदर वीरता का प्रदर्शन होता है। मतलब लोग ऐसे ऐसे हुए हैं जो अपने और अपनी पीढ़ियों का नाम रखने के लिए कुछ भी कर जाते थे। नहीं, आज भी कुछ भी कर जाओ लोग, ऐसी बात नहीं। खुद को नाम रखने लोग आज भी क्यों कर सके, लेकिन आजकल उल्टो पे लिख रहे, ये दो करे। तो यहां जो वीरता का प्रदर्शन है वो दो वंशजों में है। देखो, मेवाड़ के अंदर एक तो याद रखिएगा, कुंवर जो चुंडा है, इस कुंवर चुंडा के जो वंशज हैं वो कहलाए हैं चुंडावत। ये क्या कहलाए हैं? चुंडावत। और एक है आपके शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप का भाई, जिसके वंशज क्या कहलाए हैं? शक्तावत। क्या कहलाए हैं? शक्तावत। प्रताप की सेना हमने पढ़ी हरावल और चंदावल। तो मेवाड़ की सेना का जो सबसे अग्रिम भाग हुआ करता था, हरावल सेना, उसके अंदर हमेशा किसको रखा करते थे? चुंडावतों। शक्ति सिंह जब वापस आया तो इनके वंशज फिर शक्तावत। तो ये भी चाह रहे हैं कि हम हरावल में रहें। हरावल में रहने का मतलब है मौत का सौभाग्य, अच्छी मौत का सौभाग्य। मरना तो वैसे एक दिन अगला ने, जो जन्म लेगा वो मरेगा, ये इस दुनिया का एकमात्र सत्य है। लेकिन मौत ऐसी हो कि लोग याद रखें। तो शक्तावत भी रहना चाहते हैं किसमें? हरावल के अंदर। बस ये अवसर वो है जब महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के राजा हैं और उनको कौन सा किला जीतना है? ऊंटाला। उस समय जब वो चुंडावतों को भेजते हैं तो शक्तावत भी ये कहते हैं कि महाराज आप हमेशा ही चुंडावतों को भेजते हैं, कभी हमें भी अवसर दो, कभी हमें भी मौका दो, ताकि आपको बताएं कि माई सुना कम गुना। जिस समय ये बात हो रही है उस समय चुंडावतों में जो प्रमुख है उसका नाम है जेत सिंह चुंडावत। कौन है? और शक्तावत का जो प्रमुख है वो है बल्लू शक्तावत। तो ये कह देते हैं कि मतलब यानी माने भी तो आगे रखो। तब मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह इन दोनों को कहते हैं कि आप जाओ, आप दोनों में से जो पहले किले में प्रवेश कर जाएगा फिर वो हमेशा के लिए हरावल सेना में रहेगा। ऐसी मतलब बात होती है। जबकि मेन उद्देश्य क्या है कि मुगलों के जो अधीन है ऊंटाला का किला, इसको जीतना है। तो यहां वीरता का जो प्रदर्शन है वो हमें दिखाई देगा किनके मध्य? जेत सिंह चुंडावत और बल्लू शक्तावत। और ये वीरता का प्रदर्शन किसके समय हो रहा है? अमर सिंह फर्स्ट के समय। फिर ऐसा कहते हैं कि इनमें से जो जेत सिंह चुंडावत है ये तो उस ऊंटाला किला, जैसे ये सपोज देर मान लीजिए आप ऊंटाला किला है, इस किले के अंदर प्रवेश करने के लिए ये तो चुनते हैं दीवारें कि हम दीवार फांद कर अंदर जाएंगे। और शक्तावत जो है ये जा रहे हैं मुख्य द्वार से। पहले क्या है कि किसी भी किले में प्रवेश करना इतना आसान नहीं था, दीवारें भी कुछ इस प्रकार से बनी हुई होती थी और गेट भी बहुत मजबूत हुआ करते थे। यहाँ नहीं, यहाँ ऐसे गेट के आगे किले लगी हुई होती है बड़ी बड़ी सी, जैसे अंधेरा हमको जानते रहे ना तो 5 गुना बड़ी टांग जाओ, इतनी किले होती है बार बार। तो एक तो इस गेट से जाना है और वो किधर से जा रहे हैं? दीवार से। तो ये बार बार प्रयास कर रहे हैं। अंदर कौन है? वो किसी को अंदर आने देंगे नहीं भाई, आते को नहीं भीं तो आराम उचड़ी, उधर से भाले भी तो आएंगे, वो अंदर भी तो है, जेंट होगी पास नीचे। तो ये इधर से प्रयास कर रहे हैं दीवार से, इधर से ये द्वार से। कहते हैं कि मुख्य द्वार से शक्तावत जो है ये अपने पास में बहुत विशाल हाथी लेकर आए थे। तो हाथी के माध्यम से इस किले को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन वो आगे किले होने की वजह से क्या है कि हाथी से प्रहार कर नहीं पा रहा था। इसलिए कहते हैं कि बल्लू शक्तावत जो है वो इस किले के यहां खड़ा हो जाता है और फिर हाथी से प्रहार करवाता है। तो एक प्रहार जैसे करता है बल्लू शक्तावत, गेट पर टंग जाते हैं, क्योंकि वो जो लोहे की किले थी वो शरीर के आर पार हो गई। उसके बाद में प्रहार ठीक हो रहा था। तब तक कहते हैं कि इधर से जो दीवारें कूदकर जा रहे थे, इसमें से जेत सिंह चुंडावतों ने अपने चुंडावतों को आदेश दिया कि ये बात हमारे आने वाले पीढ़ियों तक याद रखेगी, इसलिए आप ऐसा करिए कि महाराणा का केवल इतना आदेश था कि जो इस किले में पहले जाएगा वही हरावल सेना में रहेगा, तो आप मेरी गर्दन काट के अंदर फेंक दीजिए। ऐसी बात क्यों? इनकी बात क्या ला रही दूध क्यों कहा आदमी गेल हुई। लेकिन जय सिंह चुंडावत ने कहते हैं स्वयं ही गर्दन काट के इस किले के अंदर फेंक दी। मतलब सबसे पहले कौन पहुंचे? महीने मुगल देखे कि आवे खाली सिर सिरे धड़कटे तो भाई चक्कर में बाहर आएगा। और आखिर में अमर सिंह फर्स्ट ने अपनी वीरता का प्रदर्शन अकबर के सामने जिस युद्ध में दिखाया था वो कौन सा है? मतलब अमर सिंह फर्स्ट ने अकबर को यह एहसास दिलाया है कि प्रताप गए हैं लेकिन महाराणा आज भी वही है, और इधर से इनके विद्य। तो यहां पर जेत सिंह चुंडावत क्या हुए थे? विजय। और लिख लीजिए अमर सिंह फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे? यहां लिख लीजिए, बस खत्म है कहानी इतनी सी, ये लिख लीजिए। फिर उसके बाद में यहां इस समय कौन मौजूद है? जहांगीर। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अगला मुगल बादशाह कौन बन गया? उधर जहांगीर। जहांगीर को क्या चाहिए?
मेवाड़। ये यहाँ का मार्कन हुए नहीं, फिर काट फेंकने वाला। हाँ काफी है। अब आपका नाम तो क्या आपने यूजर लिखा है, लेकिन काफी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये लिख लिया। उधर अकबर की मृत्यु होती है और अकबर की मृत्यु के बाद में बनते हैं मुगल बादशाह कौन? जहांगीर। तो ये एक लाइन लिख लीजिए, लिख लिया सबने। तो ये भी पूछे गए ना, ये भी याद रखना। चुंडावत निम्न में से किसके वंशज हैं, सक्तावत किसके वंशज हैं, या फिर आपको ये पूछ लेगा चुंडावत और सक्तावत का संबंध निम्न में से कौन सी रियासत से रहा है। जैसे एक क्वेश्चन आता है ना, बहुत प्रसिद्ध है। ये डावी व जीवनी सामंतों की श्रेणियां निम्न में से किस रियासत से संबंधित है? जैसलमेर से। डावी और जीवनी सामंत श्रेणियां किससे संबंधित है? जैसलमेर से। चुंडावत और सक्तावत किससे संबंधित है? मेवाड़ रियासत से। वैसे मेड़तिया, करमशोथ ये किससे संबंधित है? हमें क्या नाम पढ़ते हैं? जेमल मेड़तिया। वो मेड़ता है लेकिन है कौन? राठौड़ी। मेड़ता तो शाखा गई थी, मेड़ता में राठौड़ में इसके फाउंडर कौन थे? किसके दादा है वो? लिख लिया सबने, आगे बढ़े। चलिए अब एक लाइन लिख लीजिए। मुगल शासक अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर अगला मुगल शासक, और इसने भी अपने पिता की तरह अमर सिंह फर्स्ट के खिलाफ 4 लोगों को भेजा था। आखिरी में खुद ही गया था 5वें के रूप में। जैसे हम उधर पढ़ते हैं ना कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजे गए शिष्ट मंडलों का सही क्रम है, वैसे वैसे जहांगीर ने भी भेजे हैं। तो इसके बाद में आप लिखिए जहांगीर द्वारा अमर सिंह फर्स्ट के खिलाफ भेजे गए दूत। इसने भी 4 लोगों को भेजा था। ये कभी नहीं पूछा गया है कि कौन कौन थे या कौन नहीं था, लेकिन कभी नहीं पूछा गया है। ये सेफ क्वेश्चन है, क्या पता आपके लिए बचा के रखा हो। आरएसएस बोर्ड को पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम है तो वो दे देगा। तो कौन कौन आए हैं? सबसे पहले जिस बंदे को भेजा है वो है शहजादा परवेज। दूसरा जो बंदा आया है वो है महावत खां। तीसरा जो बंदा है वो है आपके कौन? अब्दुल्ला खां। नंबर 4 जिसे भेजा है वो है राजा बस्सू। शहजादा परवेज को भेजा है 1605 के अंदर, महावत खां को भेजा है 1608 में, अब्दुल्ला खां आया है 1609 में, राजा बसु आया है 1611 में, और उसके बाद में स्वयं जहांगीर का आगमन। फिर ये स्वयं आता है 1613 से लेकर 16 तक रहेगा। कहां पर? ये अजमेर रहेगा, ये अजमेर मैगजीन दुर्ग में रहेगा। इसीलिए तो इस समय एक और घटना हो रही है इतिहास में। उधर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इस समय ब्रिटिश का आगमन हो रहा है भारत के अंदर। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल बादशाह कौन थे? आता है ना। मैंने पूछा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर ही था ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुई है। भारत कब आया है वो? 1608 में। उस समय कौन है? जहांगीर। पढ़ते हैं सर। पहला अंग्रेज जो व्यापार के उद्देश्य से भारत आया था उसका नाम था विलियम हॉकिंस। वो निकला था वहां से, तब तक यहां अकबर था। वो पहुंचा 1608 में, तब तक यहां कौन बन गया था? जहांगीर। इसलिए तो जहांगीर ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया था क्योंकि उस पत्थर पर लिखा हुआ था सम्राट अकबर। तो उसने कहा पापा कौन पढ़े। हाँ ईगो था इसका, खुद याद है ना, तो इसलिए पढ़ा नहीं। हालांकि बात की थी उसे किस भाषा में? ये क्वेश्चन आया था आईएएस में। आईएएस में था सर विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से कौन सी भाषा में बात की थी? तुर्की भाषा में। ये तो है ही। तो जहांगीर को तो तुर्की आती है। उसको कैसे आती है? क्योंकि वो यहां आने से पहले तुर्की का राजदूत हुआ करता था। आप केबीसी देखते हैं कभी? कौन बने करोड़पति? उसमें यह पूछा गया था सर विलियम हॉकिंस निम्न में से कौन से जहाज में बैठकर भारत आया था? 5 करोड़ का क्वेश्चन था ये। 2 भाई बैठे थे सामने मुंबई के, कोई इंजीनियरिंग थे वो से, उन्होंने पूछा था।
था ना कोई, बता सकते हो तो बता दो, आप ही बता दो। जहाज का नाम क्या था उसका? इसीलिए तो अनुमति नहीं दी थी जहांगीर ने 1608 में, लेकिन अंग्रेज डेटा बिना अनुमति लिए ही उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोल दी थी। कहां पर? सूरत में। अब जहांगीर तो कहां आ गए? राजस्थान। और ये कब तक रहेंगे? 1613 से लेकर। इसीलिए एक अंग्रेज यहां मिलने आएगा राजस्थान के अंदर, यहां से वो अनुमति देगा अंग्रेजों को कि हाँ अब आऊंगे आटे घटे, तब वो फैक्ट्री स्थापना होगी फटाफट। अभी लिखेंगे वो कौन आएगा क्या आएगा, ये लिख लिया आपने। तो ये भी कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन होता है कि जहांगीर द्वारा अमर सिंह फर्स्ट के खिलाफ भेजे गए दूत का सही क्रम है शहजादा परवेज, महाबत खां, अब्दुल्ला खां और राजा बसु। उसके बाद में स्वयं आ गया कौन? जहांगीर। जहांगीर यहां आया तो इसका पुत्र भी साथ में आया जिसका नाम था खुरम। उधर से अमर सिंह फर्स्ट का पुत्र भी बड़ा हो चुका है जिसका नाम है करण सिंह। करण सिंह और खुरम दोनों में अच्छी दोस्ती है भाई। वो उधर राजा का बेटा, ये इधर राजा का बेटा, राजा का बेटा राजा का बेटा है। जैसे मेरा उद्देश्य यही होता है पूछने का कि आपका ध्यान किधर रहता है। चलो अच्छी बात है। नहीं नहीं, वैसे हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो पता भी तो होना चाहिए ना आसपास में हो क्या रहा है। ऐसा थोड़ी है केवल मतलब पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ाई में ध्यान होना चाहिए। हाँ, जिस समय पढ़ रहे हो उस समय पढ़ाई में ध्यान होना चाहिए, लेकिन आसपास की बातें भी ध्यान होनी चाहिए। ये जीवन एक ही बार तो मिलता है। चलो आगे, कहां तक आगे हैं? अच्छा ये आ गया है, आ गया है तो अब एक संधि होती है। हेडिंग डालिए, हेडिंग डाल लीजिए। सबसे बेहतरीन सा क्वेश्चन है, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। इस संधि के आगे प्रथम लगा है, इसका मतलब दूसरी भी हुई है। मतलब संदेश तो यही मिल रहा है, मतलब दूसरी भी हुई है, तो ये तो प्रथम है। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई है? प्रथम मुगल मेवाड़ जो संधि है वो हुई है, डेट सहित याद रखना है, 5 फरवरी है कि जनवरी है? 5 फरवरी 1615। 5 जनवरी को गिरिशुमेल का युद्ध हुआ है, 5 जनवरी 1544। ये 5 फरवरी 1615 है। कौन सी संधि? प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। मुगलों में शासक कौन है इस समय? जहांगीर। और मेवाड़ का शासक कौन है? अमर सिंह फर्स्ट। इसका मतलब आपको पूछा जाए कि ये जो संधि है ये किन किन के मध्य हुई है, तो आप कहेंगे जहांगीर और अमर सिंह फर्स्ट। लेकिन ये संधि करने ना तो जहांगीर आया है ना अमर सिंह फर्स्ट। वही बात है जी कि दिवेर का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध किन के मध्य हुआ है? पहला ऑप्शन है महाराणा प्रताप और मान सिंह फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है महाराणा प्रताप और अकबर, तीसरा ऑप्शन है महाराणा प्रताप वर्सेस मुगल सेना। तो महाराणा प्रताप और अकबर। दिवेर का युद्ध भी आया एग्जाम में, लेब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया पिछली बार, और उसने पहला ऑप्शन दे दिया, दूसरा और होके आगे, जबकि ये दोनों ही युद्ध किनके मध्य हुए हैं? प्रताप और अकबर। ये संधि किनके मध्य हुई है? जहांगीर और अमर सिंह फर्स्ट। लेकिन गए दोनों ही नहीं है, तो गया कौन है? जहांगीर का पुत्र है जिसका नाम क्या है? खुर्रम। खुर्रम जो आगे चलकर क्या बनेगा? शाहजहां। और इधर अमर सिंह फर्स्ट का पुत्र जिसका नाम क्या है? करण सिंह। लेकिन करण सिंह के साथ में मेवाड़ के 2 व्यक्ति थे, बस वही है। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि में मेवाड़ का प्रतिनिधि करने वाले व्यक्ति कौन थे? उन्होंने तो वो बताया था, हाँ ऐसे ऐसे होगी। करण सिंह तो ऐसे क्यों? ठीक है, राजा बेटा ले लिया बात, किराए बोला के। कौन थे? तो इस संधि में याद रखिएगा, मेवाड़ का प्रतिनिधि, मेवाड़ का प्रतिनिधि करने वाले जो व्यक्ति थे, एक का नाम है, याद रखिएगा, हरिदास झाला, और एक का नाम था शुभकर्ण। ये थे। ये क्वेश्चन मतलब आरएसएस बोर्ड के लिए छोटा है, बाकी तो इसमें से पूछ लिया है कब हुई है, किनके मध्य हुई है। याद रखना, मेवाड़ का प्रतिनिधित्व करने ये बंदे गए। इस संधि के उद्देश्य क्या थे? ये क्यों हुई थी संधि? ऐसी क्या आवश्यकता हुई? इस संधि की शर्तें। पहली शर्त, हाँ इसी संधि को चित्तौड़ की संधि कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। शर्त नंबर 1 क्या है? शर्त नंबर 1 यह है कि मुगलों की तरफ से है कि मेवाड़ का कोई भी राजा
चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा, जैसा है वैसे ही रखेगा। एक या नहीं कोई हम मुझे सीमेंट कटोली से करा देना, ऐसे भी नहीं करवा सकते। मतलब एक पत्थर के हाथ भी नहीं लगा सकते आप। कोई ढूंढ को है तो वो बैठी रहे, अगर खंडर हो रखा है तो वो वैसे ही रहेगा। ऐसा क्यों कह रहा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं होगी। इसी संधि को तोड़ेगा कौन? मेवाड़ का पहला महाराणा होगा जो तोड़ देगा इस संधि। मतलब वो चित्तौड़ किले की दीवारें बना देगा, फिर पता चलेगा बादशाह को, अरे होगा यूं बना दियो, कल ठोक दियो तुझो। कौन है वो? नहीं नहीं, राज सिंह से पहले हो जाएगा, इसलिए राज सिंह लड़ेगा, जगत सिंह फर्स्ट, वो इस किले की मरम्मत करवाएगा। वो आगे हम लिखेंगे। ये इसीलिए कह रहा है क्योंकि चित्तौड़गढ़ किला यदि वापस मजबूत हो जाएगा तो फिर इस किले के अंदर रहने वाले राजा पर हमला करना मुश्किल होगा, क्योंकि आज भी राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़, जिसमें खेती होती है। तो उसमें यह भी सोच रहा था। दूसरी बात, मुगल मेवाड़ में वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। नंबर 3, मेवाड़ का राजा, रानी लिखो ना, मेवाड़ का महाराणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि दरबार लगा हुआ है, तो फिर उनके लिए तो अलग सीट है ना, बाकी सामने बैठ जाएंगे तो फिर वो तो ही हो जाएगी ना। महाराणा का लेवल भी तो उस हिसाब से, इसलिए जाने को नहीं, इसलिए जाने नहीं। तो फिर जाएगा कौन? मेवाड़ का राजकुमार जाएगा। मेवाड़ का राजकुमार मुगल दरबार में जाएगा। संधि हो गई, मेवाड़ मुगलों के अधीन। तो मेवाड़ का पहला महाराणा जिसने मुगलों के अधीनता स्वीकार की, अमर सिंह फर्स्ट। दुखी हो गए थे वो, ये संधि करने के लिए मजबूर किया था कर्ण सिंह ने। कर्ण सिंह और खुर्रम अच्छे दोस्त थे, तो खुर्रम ने कह रखा था पापा खत्म होते मैं ही हूं राजा। कर्ण सिंह ने अपनी पगड़ी पहनाई थी खुर्रम को, वो पगड़ी आज कौन से संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है? एक शब्द सुनते हैं आप कभी, किल्लत से तात्पर्य है पहनने वाले वह वस्त्र जो बादशाह द्वारा किसी को सम्मान में दिए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? किल्लत। किल्लत वो नहीं एक शब्द किल्लत भी तो होता है। किल्लत क्या शब्द होता है वैसे आम भाषा में बोलते हैं? यस देखो, ये शब्द एक ही जगह लगता है, पैसों की किल्लत, तो वो कमी से है ना, ये किल्लत है। तो इतने अच्छे दोस्त थे कि करण सिंह ने अपनी पगड़ी दी थी जिसको? खुर्रम को, और वो पगड़ी आज भी उदयपुर संग्रहालय के अंदर क्या है? सुरक्षित रखी हुई है। पगड़ी भाई कहलाए थे ये दोनों। लिख लिया? ये संधि हो गई। इसका मतलब मेवाड़ अधीन हो चुका है किसके? मुगलों के। आरएसएस बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा इसी संधि को लेकर कि निम्न में से वह अंग्रेज अधिकारी जिसने प्रथम मुगल मेवाड़ संधि के बारे में कहा कि महाराणाओं को बादशाह द्वारा समझौते के तहत अधीन किया गया है, न कि तलवार के बल पर, यह किसने कहा था? तो वो दूसरा अंग्रेज अधिकारी जो भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करने आया है। पहला तो आया था विलियम हॉकिंस 1608, दूसरा आ रहा है कौन? सर टॉमस रो। और भारत का मुगल बादशाह कौन है? जहांगीर। और जहांगीर कहां बैठा है? मैगजीन दुर्ग अजमेर में, यहां मिलने आया है वो। तो बातों बातों में जहांगीर ने कहा था कि ये मेवाड़ तो हमारे अधीन है। अब उसने तो इंग्लिश में ही कहा होगा, ऐसा ही कुछ कहा होगा, लेकिन हिंदी में पढ़ा सूरत यार बेटा ला रहे डॉक्टर हो जा लगी डैया ले आओ। तो उन्होंने इस संधि के बारे में कहा। लिखिए एक कथन, उसी किले से अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति मिली थी। उसको कहा था आप जाओ, आप व्यापार करो। इसीलिए तो बिना अनुमति के सूरत में 1611, अनुमति लेकर 1600, चलो छोड़ो, अपने यहां लिखो इस संधि को लेकर क्या कहा है। सर टॉमस रो लिखो, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो ने क्या कहा? इन्होंने कहा है, वैसे कथन तो ये इस प्रकार से ही है कि मेवाड़ के शासकों को समझौते के तहत अधीन किया गया है, न कि तलवार के बल पर। लेकिन वैसे अगर ओझा ने सही लैंग्वेज में इसका ट्रांसफर किया तो वो ये था कि बादशाह द्वारा महाराणा को समझौते के तहत अधीन किया गया, न कि तलवार के बल पर। और आरएसएस बोर्ड तो आपको पता ही है, लैंग्वेज की धांस में ले, वो आपको लेवल के हिसाब में पूछे कैसे भी। तो आप ये लिख लो,
बादशाह मतलब यहां पर किसकी बात है? मतलब दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं वो तो सुल्तान कहलाते हैं इतिहास में, और जो मुगल काल के राजा हैं वो क्या कहलाते हैं? बादशाह। तो लिख लो, बादशाह द्वारा महाराणाओं को, बादशाह द्वारा महाराणाओं को समझौते के तहत, समझौते के तहत अधीन किया गया, अधीन किया गया, ने की तलवार के बल पर। समझ में आ गई ना ये क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, तो दुखी हो चुके हैं अमर सिंह फर्स्ट, औलादियान की झामी के बाद परेशान हो चुके हैं करण सिंह से, इसीलिए परेशान होकर वो चला गया है बंदा कहां? नौ चौकी पाल पर। और नौ चौकी पाल का संबंध राजस्थान की कौन सी झील से है? हाँ? बस व्हाट इज गड़बड़ है? जय संबंध, राजसमंद, सरदार संबंध, ये तीनों ही है भाई। जैसे पूछा जाए जयसमंद बांध कहाँ है? कहाँ है? यस, जयसमंद बांध कहाँ है? अलवर में। जयसमंद झील कहाँ है? उदयपुर सैलून पर। लिख लिया? चलिए लिख लो अगली लाइन से। दुखी हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं। अमर सिंह फर्स्ट, एक तो बात लिखो, दुखी होकर नौ चौकी पाल पर चले गए। नौ चौकी पाल किस झील का अन्य नाम है? हाँ दुखी होकर, बिल्कुल लिखना है, लिखना है, दुखी होकर गया, वरना क्यों जाएगा राजा? नौ चौकी पाल किसे कहते हैं? राजसमंद झील, राजसमंद झील, नौ चौकी पाल, राज प्रशस्ति लिखी हुई है, वो ढेबर झील है जयसमंद। यहां पर चले आए, आगे मन लागे लपड़ो ही रहे है ना। चलो यहां, अब ये दुखी होकर गए क्यों है? यस, लिखो, मेवाड़ के प्रथम महाराणा जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों की अधीनता स्वीकार की। वैसे तो आपको पता है मेवाड़ का प्रथम महाराणा जिन्होंने अफगानी शासक की अधीनता स्वीकार की वो कौन है? उदय सिंह। जब 1544 के अंदर यहां शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ था मारवाड़ पर, गिरीश में युद्ध हुआ, उस समय शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला जो महाराणा था वो कौन था? उदय सिंह। इसीलिए तो टोड ने क्या कहा था? किनके मध्य नहीं होता? सांगा और प्रताप के बीच यदि उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास उज्जवल होता। तो प्रथम ये मृत्यु हो गई इनकी 1620 ईस्वी। और इनकी जो छतरी है वो कहां पर बनी? अहाड़ में। अब जितने भी आगे वाले शासक बनेंगे उन सब की जो छतरियां हैं वो कहां पर बनेगी? अहाड़ में। शाही शमशान घाट, महासत्य जिसे बोलते हैं आप। प्रथम महाराणा, प्रथम महाराणा जिसकी अहाड़ में छतरी बनी वो कौन है? अमर सिंह। मेवाड़ के शासकों की छतरियां यहीं बनेगी, इसीलिए इसे क्या कहेंगे आप? महासत्य, महासतियों का टीला। महासतियों का टीला इसीलिए क्योंकि सर्वाधिक सती मेवाड़ में हुई है, इसीलिए महासतियों का टीला। ये उतार लीजिए बस। अब बस अगले शासक बन चुके हैं कौन? कर्ण सिंह। हाँ बेटे, बस त्याग दिया इन्होंने, क्या अब मां के गुंडे नोटे दुर्गा के पास मां को कहीं लेन देना, निकल गया सुला। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट अब हेडिंग डाल लीजिए आप, महाराणा कर्ण सिंह। हाँ,
1620 के अंदर मृत्यु। हेडिंग डालिए महाराणा करण सिंह। और महाराणा करण सिंह का टाइमिंग कोई ज्यादा नहीं रहा है, ज्यादा नहीं रहा, 1620 से लेकर 28। इसकी किस्मत ही खराब थी जी। खुरम शाहजहां जिस वर्ष राजा बना अगले साल मृत्यु हो गई। 27 में बना वो, 27 में, 28 में अगले वर्ष मृत्यु। एक बात तो लिख लो, अमर सिंह फर्स्ट का पुत्र है ये। अमर सिंह फर्स्ट का पुत्र। दूसरी बात लिखो, मेवाड़ दरबार में, सॉरी मुगल दरबार में, मेवाड़ की ओर से मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन? महाराणा करण सिंह। अब ये किनके समकालीन है? तो याद रखिएगा, जिस समय राजा बने हैं उस समय तो कौन राजा है? जहांगीर। लेकिन मृत्यु हो रही है तब कौन है? शाहजहां। शाहजहां जिसका नाम खुरम, ठीक है, खुरम। यहां पर हम लिखेंगे करण सिंह वे खुरम के मध्य अच्छे संबंध थे। इतने अच्छे संबंध थे कि जहांगीर के खिलाफ जब खुरम ने विद्रोह किया था ना, खुरम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह भी तो किया था, क्योंकि जहांगीर के बाद में अगला राजा खुरम नहीं बने, इसीलिए एक गुट हुआ करता था, झुंटा गुट, नूरजहां जिसकी प्रमुख हुआ करती थी। तो ऐसा कभी पढ़ा हुआ आपने? जहांगीर के बाद में जहांगीर का पूरा प्रशासन किसने चलाया था? नूरजहां ने। तो नूरजहां का एक गुट था, उसमें खुरम को बाहर रखा था कि खुरम राजा नहीं बनना चाहिए। तो खुरम ने जहांगीर के खिलाफ क्या कर दिया था? विद्रोह। उसी विद्रोह के तहत खुरम को शरण देने वाला जो बंदा है वो कौन है? करण सिंह। और करण सिंह ने खुरम को जिस जगह ठहराया वो पिछोला झील के अंदर बना हुआ है जग मंदिर। करण सिंह ने खुरम को जग मंदिर में शरण दी थी। जग मंदिर में क्या दी थी? शरण। हालांकि जग मंदिर की शुरुआत तो किसने करवाई थी? करण सिंह ने, लेकिन इसे पूरा कौन करवाएगा? करण सिंह का पुत्र जिसका नाम क्या है? ये बात 1620 की है। 16 निम्मत से कितने, ये भी पूछ सका ना, कितने अंग्रेजों को? 40। किसने दी थी? मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने। ये लिख लिया सर? अगली लाइन से लिखो, करण सिंह ने खुरम को अपनी पगड़ी पहनाई। खुरम को अपनी पगड़ी पहनाई। लिख लिया? नेक्स्ट अगली बात यह है कि करण सिंह मेवाड़ का पहला महाराणा है जिसे जहांगीर द्वारा मनसबदारी मिली है। तो मेवाड़ का प्रथम मनसबदार है कौन? करण सिंह। ये मनसबदार क्या होता है वो देखो। मनसबदार, इसमें दो बातें होती है, एक जात, एक सवार। सवार का मतलब है घुड़सवार, जात का मतलब है पैसा। जब तक अकबर था ना तब तक ये जात और सवार लगभग एक हुआ करते थे। मतलब किसी बंदे को यदि 2000 जात मिल रही है तो साथ में 2000 सवार मिलेंगे। ये परिवर्तन करने वाला मुगल बादशाह कौन है? बादशाह जहांगीर ने किस राजपूत शासक की मनसबदारी को कम कर दिया था? अकबर 1605 में जाते जाते मानसिंह को देकर गया था 7000 की मनसबदारी। जहांगीर ने बढ़ते उसे कितना कर दिया था? 5000। तो मनसबदार एक पद होता है, जितनी ज्यादा मनसबदारी वो उतने नजदीक होता है किसके? बादशाह के। तो जात में तो पैसा मिलता है और सवार में क्या? घुड़सवार। ये मनसबदार होता है। वैसे जब आगे मिलेगा प्रमुख रूप से मानसिंह, उस समय हम पढ़ेंगे। यहां पर बस आप इतना लिख सकते हैं, मेवाड़ का प्रथम
मनसबदार। और कितनी मनसबदारी मिली? 5,000 की जहांगीर द्वारा। जहांगीर द्वारा। अगली बात, निर्माण। करण सिंह ने कौन से निर्माण करवाए थे? तो देखो, एक तो जग मंदिर, जग मंदिर, जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। पूर्ण तो हालांकि हम आगे लिखेंगे, इसका पुत्र करेगा। दूसरा, कर्णविलास महल, एक इसने बनाया है दिलखुश, दिलखुश महल। एक जब करण सिंह यहां थे ना राजा, उस समय यहां पर शाहजहां ने एक निर्माण करवाया था। कौन सा? निम्न में से मुगल बादशाह शाहजहां ने उदयपुर में कौन सी मजार का निर्माण करवाया? शाहजहां द्वारा गफूर बाबा की मजार बनाई गई। मजार, गफूर बाबा की मजार का निर्माण किसने करवाया? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, है? क्यों? नहीं, एग्जाम तो देना होता है ना। जगत सिंह फर्स्ट, इनके समय मेवाड़ में कुछ स्पेशल घटनाएं देखने को मिलेगी, जैसे शाहपुरा रियासत का गठन हो जाएगा अलग से, प्रतापगढ़ अलग से रियासत बनेगी, कुछ लोगों को दरबार के अंदर बुलाकर मार दिया जाएगा, फिर वो घटना शाहजहां के पास जाएगी, फिर खुर्रम देख लेगा, चलो देख लेंगे।